होने वाली आर्थिक क्रियाओं के आधार पर भारत को कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश में बांट रहा है, तो कहेंगे कि उसने क्या वेरिएबल दिया? आर्थिक क्रियाओं को। इसलिए क्या यहां समझा आपने कि अगर आपको कम से कम शब्दों में यह स्पष्ट करना है कि प्रदेश किसे कहते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा कि प्रदेश एक स्थान जन्य भौगोलिक संकल्पना है जिसका संबंध एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई से, रीजनल यूनिट से, रीजनल यूनिट उस यूनिट जहां के तत्वों में एक प्रकार का अंतर संबंध होता है और उस क्षेत्र प्रदेश की सीमा के अंदर जो आंतरिक चर होते हैं उनमें एक प्रकार की समरूपता होती है, यानी इनर होमोजेनिटी एंड आउटर हेट्रोजेनिटी। यही प्रदेश की पहचान का मूल आधार है। क्योंकि देखिए, एक ही प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आपको अलग अलग सिचुएशन में देना होगा। हो सकता है कि आपको कहीं प्रदेश की संकल्पना की जगह प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करना हो, तो आपको एक या दो लाइन में प्रदेश को कम से कम शब्दों में प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आपको उसकी सामान्य विशेषताओं को का वर्णन करना हो सकता है इंटरव्यू देते समय आपसे कोई कहे कि आपके अनुसार प्रदेश किसे कहते हैं, आप प्रदेश को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप ये जरूर कहेंगे कि प्रदेश की कोई एक परिभाषा नहीं है, भूगोलवेताओं ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है और भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर हम प्रदेश को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो आ गया कि प्रादेशिक संश्लेषण से संबंधित भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचार। तो कहेंगे प्रदेश की संकल्पना, प्रदेश की कोई एक परिभाषा नहीं है। ये लाइन से स्टेटमेंट स्टार्ट करना है, यानी इस पार्ट को कि प्रदेश की संकल्पना या प्रदेश से संबंधित कोई एक परिभाषा नहीं है, बल्कि भूगोलवेताओं ने इसे अपने अपने ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, अपने अपने ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें आप चाहें तो कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक अध्ययन को अपने अपने ढंग से महत्व देने का प्रयास किया। लेकिन इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि इस संदर्भ में आधुनिक भूगोलवेताओं में रीटर ने इनके नाम से आप परिचित हैं, रीटर ने विश्व को प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया। उसके बाद आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि हार्टस्टोन ने प्रादेशिक रीजनल डिफरेंशिएशन, प्रादेशिक विभिन्नता की संकल्पना को
स्पष्ट करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि देखिए यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रादेशिक विभिन्नता की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि हर प्रदेश अपने आप में विशिष्ट होता है जिसकी अपनी एक निश्चित भौगोलिक अवस्थिति भी होती है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर हम भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विशेषताओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें प्रादेशिक विभिन्नता को अध्ययन का आधार बनाना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र की कुछ अपनी ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे वह क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट हो जाता है और उसकी जो वह विशिष्टताएं हैं वही उसे अन्य क्षेत्रों से अलग कर देता है और जिसके आधार पर हम प्रदेश की पहचान करके एक स्थान से दूसरे स्थान में पाई जाने वाली प्रादेशिक विभिन्नता को समझ सकते हैं। ऐसी बातें हमने पहले भी डिस्कस की है। एक प्रकार से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं, या दूसरा हो सकता है आपको वो चीजें तैयार होंगी तो आपको लग रहा होगा कि हम फिर से रिवीजन नहीं, उन्हीं चीजों को अब दोबारा सुन रहे हैं। यही है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करके अगर आप तैयार करेंगे तो आपकी चीजें क्या होंगी, ना केवल आसान होती जाएंगी बल्कि लगेगा कि चलो जो पहले पढ़े थे उसे रिवीजन करने का अपने आप मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। रीटर का नाम, हार्टस्टोन का नाम, ठीक है, वो भी कब, जब प्रश्न कर रहा है और आपको क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ये स्पष्ट करना हो कि प्रादेशिक संश्लेषण से संबंधित भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों को स्पष्ट करते हुए या विचारों के आधार पर प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें, तब ऐसा करेंगे। ठीक है, हार्टस्टोन के साथ साथ आप हर्बर्टसन का नाम यूज कर सकते हैं। हर्बर्टसन, क्योंकि हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि स्थल स्वरूपीय प्राकृतिक प्रदेश में स्थल स्वरूपीय जलवायवीय मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं में समरूपता होती है। देखिए, ये भी आप पहले से जानते होंगे। तो हर्बर्टसन का यह मानना था कि यदि हम स्थल स्वरूपीय, जलवायवीय क्लाइमेटिक, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं को अध्ययन का आधार बनाकर यह जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ इस प्रकार की विशेषताओं में समरूपता है, यानी लैंडस्केप, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, सब में अगर एक प्रकार का अंतर संबंध है और एक ही प्रकार की विशेषता देखने को मिल रही है तो उसकी पहचान प्राकृतिक प्रदेश के रूप में करनी चाहिए। यानी इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर्बर्टसन के अनुसार जहां की हर्बर्टसन ने स्थल स्वरूपीय, जलवायवीय, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं में समरूपता के आधार पर प्राकृतिक प्रदेश
की संकल्पना को स्पष्ट किया। इनके अनुसार प्राकृतिक प्रदेश के जैविक घटकों का भी वहां के वातावरण के साथ, जो वहां के जैविक घटक है, जैविक समुदाय है, वहां के वातावरण के साथ, अन्य घटकों के साथ एक प्रकार का घनिष्ठ संबंध होता है। यहां तक कि मानव भी इस प्राकृतिक प्रदेश का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये किस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन्स हो गया कि प्राकृतिक प्रदेश की पहचान कैसे इन्होंने कहा कि करना चाहिए। इनके ही द्वारा जो ये प्राकृतिक प्रदेश है, इसे बाद में हर प्राकृतिक प्रदेश को ही बाद में पारिस्थितिकी विदों ने, इकोलॉजिस्ट ने, पारिस्थितिकी विदों ने जैविक प्रदेश के रूप में परिभाषित किया। जिसके आधार पर वर्तमान समय में ज्योमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की पहचान की जाती है। तो सोचिए, हर्बर्टसन ने स्थलस्वरूपीय, जलवायवीय, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं में समरूपता के आधार पर जहां प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना को स्पष्ट किया, वहीं इसी प्राकृतिक प्रदेश को बाद में इकोलॉजिस्ट ने जैविक प्रदेश के रूप में परिभाषित किया, और जिसे आज के समय में हम कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी का, जैव विविधता का संरक्षण करते समय कहीं ना कहीं ज्योमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के सीमांकन के लिए, उनकी पहचान करने के लिए अध्ययन का आधार बनाते हैं। ऐसे आपने एक्सप्लेन किया। आप सोचिए, इसके अलावा हमने ये भी आपको इनसे भी परिचय कराया, आपको डिकिंसन एवं हावर्थ, जो अमेरिका की भूगोलवेत्ता है, तो डिकिंसन एवं हावर्थ ने प्रदेश की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रादेशिक अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि भूगोल के अध्ययन के केंद्र बिंदु में रीजनल स्टडी होना चाहिए। सही मायने में अगर कोई भूगोल का अध्ययन कर रहा है, उसे प्रदेश का ही अध्ययन करना चाहिए। और ऐसे आप कुछ ज्योग्राफर का नाम ध्यान में रखकर उनके द्वारा दिए गए विचारों को समझते हुए आप कब ऐसी बातों को मेंशन करते हुए अपने आंसर को लिखेंगे जब क्वेश्चन की डिमांड होगी कि प्रदेश की संकल्पना के संदर्भ में या प्रादेशिक संश्लेषण को स्पष्ट करने के संदर्भ में भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों पर टिप्पणी करें, तो आप इन लोगों का नाम लिख सकते हैं। हाँ, इसकी जगह पर अगर आपसे कहे कि प्रदेश से आप क्या समझते हैं, प्रदेश की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, तो आप प्रदेश को पहले परिभाषित किए, क्षेत्र से कंपेयर कर सकते हैं कि क्षेत्र किसे कहते हैं प्रदेश, और फिर कहेंगे कि भूगोलवेताओं ने इसे अपने अलग अलग ढंग से, अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। तो भूगोलवेताओं का जहां नाम लिखेंगे वहीं पर भूगोलवेताओं की जगह भूगोलवेताओं के नाम को मेंशन कर देंगे, और फिर उनके द्वारा दिए गए विचारों को डिटेल में नहीं बताएंगे। सिर्फ ये कहेंगे कि हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश, हार्टस्टोन ने प्रादेशिक विभिन्नता की संकल्पना के आधार पर प्रदेश को की संकल्पना को स्पष्ट करने या प्रदेश को परिभाषित करने का प्रयास किया। यानी तो अंततः कहेंगे कि भूगोलवेताओं ने
भूगोलवेताओं ने जहां अपने अपने ढंग से प्रदेश को परिभाषित करने का प्रयास किया, वहीं भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन को भी महत्व देने की बात की। भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर ही प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है। मतलब इन सारी बातों को सॉर्ट करके मेंशन करके आप कहां पर आ सकते हैं कि भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर ही आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जो प्रदेश की सामान्य विशेषताएं उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, नहीं क्योंकि जो यहां आप लिख रहे हैं वही नहीं तो कई ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, स्टेटमेंट होंगे जो रिपीट हो जाएंगे कहां पर, जब आप प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और यह ध्यान रखिएगा, सामान्य विशेषताओं का वर्णन आप पॉइंट फॉर्म में कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे अलग अलग पॉइंट में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हर विशेषताएं अलग अलग होंगी। और प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करते समय अगर आप सिस्टम अप्रोच के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, नहीं तो कॉपी सामने रखेंगे, यदि आप कॉपी सामने रख लेते हैं या इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का अध्ययन करते समय जो आपने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को समझा था और वहां इकोसिस्टम की सामान्य विशेषताओं का जो वर्णन किया गया था उसे सामने रखेंगे, यानी दोनों नोट्स को सामने रखेंगे, तो ये आपके लिए प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करना कोई नई बात नहीं हो। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि तंत्र के घटक होते हैं जो आपस में अंतर संबंधित होते हैं और अंतर संबंधित होने के साथ अंतः क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पर हम तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि प्रदेश की अपनी एक निश्चित भौगोलिक अवस्थिति होती है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि प्रदेश की सामान्य विशेषताओं में कि प्रदेश की अपनी एक निश्चित भौगोलिक अवस्थिति होती है। एक ही प्रकार के प्रदेश की एक से अधिक भौगोलिक अवस्थिति हो सकती है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जैसे यदि नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान जैसी भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र विश्व के अलग अलग जगहों पे भी मिल सकते हैं। जैसे नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान, मिसिसिपी नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान। हम डेल्टा के प्रकार की बात नहीं कर रहे, डेल्टाई मैदान की बात कर रहे हैं। जैसे अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय है तो एंडीज भी है, रॉकीज भी है तो एल्स भी है। उसी प्रकार अगर हम जलवायु प्रदेश की बात करें तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश से संबंधित सामान्य विशेषताओं वाले क्षेत्र या स्थान अलग अलग महाद्वीपों पर आपको मिल सकते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की कोई एक भौगोलिक अवस्थिति नहीं होती है, बल्कि इसके एक से अधिक भौगोलिक अवस्थिति होती है। इसलिए आपने यहाँ क्या कहा कि प्रदेश की अपनी एक निश्चित भौगोलिक अवस्थिति तो होती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ही होगा, बल्कि एक ही प्रकार के प्रदेश में एक से अधिक भौगोलिक अवस्थिति भी हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रदेश की आंतरिक चरों में एक प्रकार की समरूपता होती है। ये दूसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक चरों में एक प्रकार की होमोजेनिटी होती है, समरूपता होती है, जिसके आधार पर ही हम प्रदेश की पहचान करते हैं। ठीक है, यानी जब हम प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो जो हमारे अध्ययन का विषय होता है उसे ही हम वेरिएबल्स मानते हैं, बाकी को कांस्टेंट मान लेते हैं। बाकी को हमने क्या कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि उनमें यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर आपने मॉडल सिद्धांत एवं नियम का अध्ययन किया
तो वहां आपने समरूप प्रदेश की संकल्पना को देखा कि जो अवस्थिति विश्लेषण से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करते समय भूगोलवेताओं ने एक ऐसे समरूप प्रदेश की कल्पना की थी जहां की प्राकृतिक विशेषताओं में समरूपता होती है, यानी वो मान लेते थे कि प्राकृतिक विशेषताओं में विभिन्नता नहीं है, और उसकी जगह वो ये देखते थे कि वहां पर जो केंद्र से अलग अलग दिशाओं में परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, जो रिसोर्स है, उनका वहां के से क्या संबंध है, यही आप यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा, सिस्टम के कॉन्सेप्ट को लाएंगे कि अगर आंतरिक चरों में समरूपता होती है तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रदेश के घटक अंतर संबंधित होने के साथ अंतः इंटरैक्शंस, अंतः क्रियाएं भी करते हैं। प्रदेश के घटक अंतर संबंधित होने के साथ अंतः क्रियाएं भी करते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा तो हमने सिस्टम की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया था। आप सोचिए, जिस प्रकार सिस्टम किसी भी आकार का हो सकता है, तो जब सिस्टम का आकार बड़ा होगा तो प्रदेश का आकार भी तो बड़ा होगा। उसी प्रकार आप क्या कहेंगे कि प्रदेश किसी भी आकार का हो सकता है, विभिन्न आकार के प्रदेशों में एक प्रकार का पदानुक्रमिक संबंध होता है, यानी यहां पर क्या है कि किसी भी अगर आकार का हो सकता है तो विभिन्न आकार के प्रदेशों में एक प्रकार का हायरार्कियल रिलेशन होता है, पदानुक्रमिक संबंध। अगर प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं तो जो अब तक समझे उसे यहां उदाहरण में ले सकते हैं। जैसे इकोसिस्टम की हम बात करें तो इकोसिस्टम के समूह को बायोम कहते हैं, बायोम के समूह को बायोस्फीयर कहते हैं। तो इकोसिस्टम से बड़े आकार का सिस्टम बायोम हुआ, बायोम से बड़े आकार का सिस्टम बायोस्फीयर हो गया। इसी प्रकार आपने बस्ती भूगोल का अध्ययन करते समय देखा कि किसी भी क्षेत्र से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर हम केंद्रीय स्थलों की पहचान कर सकते हैं, और केंद्रीय स्थलों की अपनी केंद्रीयता के आधार पर हम उसे निम्न कोटि से उच्च कोटि के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, और विभिन्न कोटि के केंद्रीय स्थलों में एक प्रकार का पदानुक्रमिक संबंध होता है। आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और इस आधार पर आप क्या कहेंगे कि अगर प्रदेश किसी भी आकार का हो सकता है तो ध्यान दीजिए, प्रदेश का मानव भूगोलवेताओं के अनुसार, यहां इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट को देना कि मानव भूगोलवेताओं के अनुसार प्रदेश का एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, जिससे उस प्रदेश के अन्य घटकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। मानव भूगोलवेताओं के अनुसार प्रदेश का एक नाभिक या केंद्र होता है जिससे अन्य घटकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। आप बोलेंगे ऐसा तो सिस्टम अप्रोच में भी हमने पढ़ा। उदाहरण देना हो तो कहेंगे कि जैसे किसी भी नगर का एक केंद्र, जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र होता है, वो सेंटर हो गया। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि उसी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र से उस नगर की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। और यहाँ नगरीय प्रदेश का संबंध केवल नगर की प्रशासनिक सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्रों से नहीं है, स्थानों से नहीं है, बल्कि जहां तक नगर का प्रभाव होता है, जहां तक नगर से संबंधित विशेषताएं देखने को मिलती हैं,
उसे हम नगरीय प्रदेश में रखते हैं, और इसी आधार पे हम लोगों ने नगर के प्रभाव क्षेत्र को पहचानने का प्रयास किया। एग्जाम्पल दे सकते हैं। हार्टसोन ने क्या कहा? हार्टसोन ने यह भी कहा, हार्टसोन ने यह कहा कि प्रदेश की विशेषताएं, प्रदेश की विशेषताएं अपने आप में विशिष्ट होती है। प्रदेश की विशेषताएं अपने आप में विशिष्ट होती है, ध्यान रखिएगा। यानी उसको हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की कोई ना कोई ऐसी अपनी विशेषताएं होती हैं जो आसपास के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है, वही उसे विशिष्ट बना देता है। और प्रदेश जितना विशिष्ट होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रदेश जितना विशिष्ट होता है उसकी सीमाएं उतनी ही स्पष्ट होती है। यहां से क्या कहेंगे कि प्रदेश जितना विशिष्ट होता है, एक्सक्लूसिव होता है, विशिष्ट होता है, उसकी सीमाएं उतनी ही स्पष्ट होती है, उतनी ही स्पष्ट होती है। ठीक है। अब देखिए, जहां दृश्य भूमि, लैंडस्केप, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य भूमि हो या सांस्कृतिक दृश्य भूमि हो, उसका लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, यानी वो 2 डायमेंशनल होता है। वही प्रदेश एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, त्रिविमीय संकल्पना। यानी प्रदेश क्या होता है? प्रदेश का विस्तार 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। तो यहां पर क्या कहेंगे कि प्रदेश का एक्सटेंट या विस्तार त्रिविमीय या आयामी, 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है यह। यानी इसका भौगोलिक विस्तार पृथ्वी के अंदर की परतों से लेकर वायुमंडल की बाहरी परतों तक होता है, बाहरी परतों तक होता है। वास्तव में प्रदेश एक प्रकार का ज्योमंडलीय क्षेत्र होता है, ज्योमंडलीय क्षेत्र का भाग होता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि वास्तव में प्रदेश एक प्रकार का ज्योमंडलीय क्षेत्र का भाग होता है, जो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैविक समुदाय को ज्योमंडलीय आवरण प्रदान करता है, ज्योमंडलीय आवरण प्रदान करता है। तो आपने यहां तक एक्सप्लेन किया। अब देखिए, किसी भी प्रदेश के केंद्र से दूर जाने पर उस प्रदेश की विशेषताओं का प्रभाव, जो विशिष्टता होती है, कम होती जाती है। क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर एकाएक यानी आकस्मिक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता। यह ध्यान रखिएगा, लिमिटेशंस है। कि मान लीजिए कि आप शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक ही बार शहर खत्म हो गया और गांव स्टार्ट हो गया, बल्कि धीरे धीरे जो है किसी प्रदेश से संबंधित विशेषताओं का प्रभाव कम होते जाता है और अन्य प्रदेश से संबंधित विशेषताएं नजर आने लगती हैं। इसलिए ही 2 प्रदेशों के मध्य एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र, एक ऐसा ट्रांजिशन जोन होता है जहां एक से अधिक प्रदेशों की विशेषताएं देखने को मिलती है। इसीलिए प्रदेश का स्पष्ट रेखाओं के रूप में सीमांकन करना एक कठिन कार्य है। यानी यहां पर क्या कहेंगे, जो स्टेटमेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आप समझ रहे होंगे, तो क्या कहेंगे कि किसी भी प्रदेश के केंद्र से दूर जाने पर उस
प्रदेश की विशेषताओं में आकस्मिक परिवर्तन, उस प्रदेश की विशेषताओं में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होने के कारण दो प्रदेशों के मध्य एक ऐसे संक्रमण क्षेत्र का, ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र का विकास होता है जहां एक से अधिक प्रदेशों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये वर्ड, आप इस वर्ड से भी आप परिचित हैं, ट्रांजिशन जोन से, संक्रमण प्रदेश से, ट्रांजिशन क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन से। कई जगहों पर हमने एक्सप्लेन किया है कि ट्रांजिशन जोन किसे कहते हैं। दो इकोसिस्टम के मध्य एक जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहते हैं। वेटलैंड इसका बेहतर उदाहरण है। बायोम के बीच में जो दो बायोम के बीच में संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहते हैं। ऐसे ही गांव और शहर के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। तो आपको प्राकृतिक प्रदेश के बारे में, सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में एक्सप्लेन करते समय इसके उदाहरण दिए थे। जब आप पर्वत से मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो जो पर्वत और मैदान के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे पर्वत पदीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसके द्वारा आप कहा सकते हैं कि संक्रमण क्षेत्र का विकास होता है जहां एक से अधिक प्रदेशों की विशेषताएं देखने को मिलती है। इसलिए ही प्रदेश का स्पष्ट रेखाओं के रूप में सीमांकन करना एक कठिन कार्य है। ये लिमिटेशन बताएं, और साथ में दूसरा लिमिटेशन क्या बताएंगे कि प्रदेश की सीमाएं परिवर्तनशील होती है। ये दूसरा लिमिटेशन है। यानी कोई भी प्रदेश है उसकी आज जो बाउंड्री है वो आवश्यक नहीं कि भविष्य में भी वैसे रहे। या तो उस प्रदेश का संकुचन भी हो सकता है इस क्षेत्र का, या उसका विस्तार भी हो सकता है। अगर कोई नगर है उसका जैसे जैसे प्रसार होता जाएगा तो नगरीय प्रदेश की सीमा जो है बढ़ती जाएगी, और अगर उसका प्रसार गांव की तरफ होगा, ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र की सीमाएं कम होंगी। वैसे ही अगर कोई प्राकृतिक दृश्य भूमि है जहां पर भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए होने लगे, तो वैसे में उस प्राकृतिक दृश्य भूमि जंगल का संकुचन होगा और सांस्कृतिक दृश्य भूमि का प्रसार हो जाएगा। ऐसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। अब ये लेवल आना चाहिए कि कोई भी एक स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है तो उसको आप एनालाइज कर ले रहे हैं। किसकी सहायता से? जो अब तक तैयार किए गए टॉपिक है उसकी सहायता से एनालाइज कर रहे हैं। तो आप कहेंगे जो आपकी भूगोल की अपनी समझ है उसके द्वारा आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और किसी को आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपका भूगोल वैकल्पिक विषय है। आपको क्या करना है, जो आपके सामने तथ्य हैं, जो आपके सामने प्रश्न रखे जाएं, उन प्रश्नों का जवाब देना है। तो जो आपकी समझ होगी उन सबका की सहायता से ही, उनके ही द्वारा ही तो आप किसी प्रश्न का जवाब देंगे। तो जीएस के अंतर्गत जो आप विषय का अध्ययन करेंगे उसकी सहायता से आप भूगोल वैकल्पिक विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे कई जगहों पे। वैसे ही जीएस के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका उत्तर देने के लिए आप अपने विषय की सहायता लेंगे। ये सब कार्य, यही आपका स्मार्टनेस होना चाहिए। कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने अंडरस्टैंडिंग को इंटीग्रेट करके किसी क्वेश्चन को कई एंगल से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ऐसी बातों को आप एक्सप्लेन करके प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। और प्रदेश की सामान्य विशेषताओं के आधार पर प्रदेश की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, इसका आप अध्ययन कर चुके हैं। तो भू आकृतिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं ना, इसमें आप क्या कहेंगे कि स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के आधार पर भारत को
भारत को पर्वतीय, मैदानी, तटीय, पठारी, द्वीपीय प्रदेश में बांट सकते हैं। अब आपने ऐसे बांट दिया, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा राज्य है, क्या है। आपने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र, जो ग्रीन कलर दिखाया जा रहा है मैदानी क्षेत्र, जो इधर दिखाया जा रहा है आपने उसको फर्दर बांट दिया, इसको भी बांट दिया। आपने कहा कि मैदानी क्षेत्र में भी ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये अपने आप में एक विशिष्ट हो गया, स्पेसिफिक रीजन हो गया ये मरुस्थलीय क्षेत्र। इसको आपने बांट दिया कि ये जो है तटीय क्षेत्र है, ये पूरा जो है आपको एक विशिष्ट क्षेत्र नजर आ रहा है। उसके बाद आपने इसको बांट दिया कि ये पठारी क्षेत्र, ये आइलैंड, आगे जो है इधर आइलैंड है, इधर आइलैंड है। तो यही भारत है। इसी भारत को कोई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के रूप में डिमार्केट करके इसके राजनीतिक सीमाओं को अध्ययन का आधार बना के अलग अलग राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आपने अस्तरूपीय विशेषताओं के आधार पर भारत